हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल। आपके 4 यूनिट कंप्लीट हो गई हैं। आपकी चलेगी 5th यूनिट। इसी के साथ 5th यूनिट के साथ ही आपका ये पर्यावरण शिक्षा यानी कि एनवायरनमेंट एजुकेशन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलेगा एक प्रश्न पत्र, तो उसके साथ ही अगला स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रखिए। ठीक है, चलते हैं। आपके 511 क्वेश्चन हो गए हैं। अब चलते हैं 512 यानी कि 512 पे। माइल्यू शब्द प्रयुक्त किया जाता है जैव मंडल के लिए, परिस्थिति मंडल के लिए या पर्यावरण मंडल के लिए, स्थल मंडल के लिए। तो आपको पता होना चाहिए ये जो है पर्यावरण मंडल के लिए माइल्यू शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है संरक्षित समृद्ध विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना सर्वप्रथम किस सम्मेलन में प्रयोग की गई? क्योटो, रियो डी जेनेरियो या मोर्टियन या कोकोयाक। आंसर हो जाएगा डी यानी कि कोकोयाक में इसकी सर्वप्रथम क्या किया गया, प्रयोग किया गया। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य किसमें है बताइए? अनुच्छेद 51A(g) में ये क्या दर्शाता है? भारतीय संविधान का पर्यावरण संरक्षण की प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचाना जाता है अनुच्छेद 51A का G। ठीक है, यानी कि आ का गा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। अगला है शून्य प्रदूषण वाला देश है इंग्लैंड, कनाडा, स्विट्जरलैंड, स्वीडन। बताइए जहाँ पे कोई प्रदूषण नहीं होता, ऐसा कौन सा देश है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि स्विट्जरलैंड शून्य प्रदूषण वाला देश है। अगला है रेगिस्तान की वृद्धि रोकने में किस देश में सर्वाधिक कार्य हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क या जापान। आंसर हो जाएगा बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तान की वृद्धि रोकने के लिए देश का सर्वाधिक कार्य हो रहा है। समुद्री जल को पीने योग्य बनाने में कौन सा देश सर्वाधिक प्रगतिशील है? कुवैत, फिनलैंड, आयरलैंड, हंगरी। तो आपको पता होना चाहिए कुवैत जो है वो सबसे तेज है समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए। ठीक है, सर्वाधिक प्रगतिशील है, वो सबसे ज़्यादा समुद्र का जल पीने योग्य बनाकर और वो पीता है, पूरा देश पीता है। अगला विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 सितंबर, 5 जून, 22 मार्च या 22 अप्रैल। तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आपके सारे जितने भी दिवस हैं पर्यावरण से लेकर एक वीडियो में लेकर आऊँगा। ओजोन की परत के विनाश से निम्न रोग संभव हैं? मलेरिया, कैंसर, टाइफाइड, एड्स। आंसर हो जाएगा बी यानी कि कैंसर। अगला है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्थापित उत्कृष्ट केंद्रों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7, 8। तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि 8। अगला है जिला पर्यावरण वाहिनी समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, जिला प्रमुख या जिला कलेक्टर। तो ये हर जगह जिला कलेक्टर ही पर्यावरण वाहिनी समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, अगला दे रखा है पर्यावरण के अनुकूलन उत्पाद पर किस प्रकार का लेबल निर्धारित किया गया है? स्वास्थ्य चिन्ह, मिट्टा का घड़ा या दौड़ता बालक, उड़ता वायुयान। आंसर हो जाएगा बी यानी कि मिट्टा का घड़ा। अगला है भारत सरकार द्वारा पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की गई सन 1947, 1980, 1990 या 2000 में। तो आंसर हो जाएगा क्या? बी यानी कि 1980 में। गंगा एक्शन प्लान आरंभ हुआ 1980 में, 1985 में, 1990, 1995। आंसर हो जाएगा बी 1985 में। अगला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में किसे स्थान नहीं मिला? तो आंसर ओजोन ह्रास, अम्ल वर्षा, हरित गृह प्रभाव, उपरोक्त सभी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन ऊपर दे रखे हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगला है पर्यावरण शिक्षा की स्वीकृति तिवारी समिति ने दी, तो वो कब दी? 1972 में, 1976 में, 1980 में, 1985 में। आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1980 में। अगला है पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना हुई 1980 में, 1986, 1985, 1990। आंसर हो जाएगा बी 1986 में। देखिए उन्होंने स्वीकृति दी 1980 में और स्थापना कब हुई है? 1986 में। ठीक है,
अगला है पर्यावरण सचेतना का विकास किया जाता है सतत शिक्षा से, सामाजिक वानिकी से, उपरोक्त दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों से पर्यावरण सचेतना का विकास किया जाता है। अगला है सतत शिक्षा का संबंध है प्रौढ़ शिक्षा से, पर्यावरण शिक्षा से या प्रसार शिक्षा से, उपरोक्त सभी से। तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपरोक्त सभी से सतत शिक्षा का संबंध है। अगला है वे संपदाएं जो प्राकृतिक वातावरण में ने हमें प्रदान की हैं और हम विविध प्रकार से उपयोग में लाते हैं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संपदाएं, मानवीय संपदाएं, व्यक्तिगत संपदाएं, कुछ नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि प्राकृतिक संपदाएं। अगला है ह्यूमन इकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं सुंदरलाल बोगुड़ा, अरुधनी रॉय, राजीव सिन्हा, शशि शेखर। आंसर है सी, राजीव सिन्हा जो है ह्यूमन इकोलॉजी के लेखक हैं। ठीक है। अगला है प्राकृतिक संसाधनों के जैविक घटक हैं पेड़ पौधे, वनस्पति, पशु पक्षी, जीवाश्म आदि, मिट्टी, जल, वायु, ऊर्जा, प्रकाश आदि। अब दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि प्राकृतिक संसाधनों में जैविक घटक कौन कौन से हैं? पेड़ पौधे, वनस्पति, पशु पक्षी, जीवाश्म आदि जैविक घटक हैं। ठीक है। मिट्टी, जलवायु, प्रदूषण ये हैं अजैविक घटक हो सकते हैं, इन्हें देख लीजिए। अगला है प्राकृतिक संसाधनों के अजैविक घटक हैं पेड़ पौधे, वनस्पति, पशु पक्षी, जीवाश्म आदि, मिट्टी, जल, वायु, प्रदूषण, वायु, ऊर्जा, प्रकाश आदि। दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी यानी मिट्टी, जल, वायु, ऊर्जा, प्रकाश आदि क्या है? अजैविक घटक हैं प्राकृतिक संसाधनों के। ठीक है। अगला है उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं जो कि हैं समाप्त हो जाने वाले संसाधन या समाप्त न होने वाले संसाधन। अब दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी। अब दोनों ही क्या हैं? प्राकृतिक संसाधनों के दो प्रकार हैं। अगला है नवीकरणीय संपदाएं वे संपदाएं होती हैं जो पुनः प्रयोग में लाई जा सकती हैं जो कि हैं जल, सौर ऊर्जा, पवन शक्ति, मृदा, वनस्पति आदि। उपरोक्त सभी को डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी को हम द्वारा से प्रयोग में लाई जा सकती हैं। अगला है अवनीकरणीय संपदाएं वे होती हैं जिनका एक बार उपयोग कर लेने से वे नष्ट हो जाती हैं वे संपदाएं हैं पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, सभी प्रकार के धात्विक, अधात्विक तत्व। उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला है खनिजों द्वारा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? वनस्पति विनाश, भूस्खलन में वृद्धि, धूल से प्रदूषण, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपरोक्त सभी। अगला है हरित क्रांति के अंतर्गत निम्नलिखित कृषि परिवर्तन आए हैं सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, उन्नत कृषि उपकरणों का प्रयोग, कीटनाशक दवाओं के उपयोग में वृद्धि। उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी उपरोक्त सभी यानी कि डी। आपको बताना है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं सौर ऊर्जा, जीव भार आधारित ऊर्जा, समुद्री लहर की ऊर्जा, ज्वरी ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूस्मी ऊर्जा या नाभिकीय संयन ऊर्जा। उपरोक्त सभी। तो सभी जो है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं। भूमि का उपयोग होता है कृषि में, आवास स्थल में, उद्योग में। उपरोक्त सभी में। तो आंसर है यहाँ पे भी उपरोक्त सभी में। अगला है जल संरक्षण हेतु उपाय है क्या उपाय है? जल वितरण की उचित व्यवस्था, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग या वनस्पति विनाश पर नियंत्रण, जल प्रदूषण से बचाव। उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ई ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। मैं ए बी सी इसलिए नहीं बोलता क्योंकि जहाँ पर सभी का ऑप्शन होता है ना तो वहाँ पर कुछ नहीं बोलता, मैं डायरेक्ट ही ऑप्शन करता चलता हूँ। ठीक है। अगला है खनिज संरक्षण के उपाय हैं भूगर्भित सर्वेक्षण एवं नए खनिजों की खोज, खनिजों का उद्देश्य उपयोग, खनिजों का नियोजन उत्खनन। उपरोक्त सभी। यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है भूमि संरक्षण की विधियाँ हैं भूमि संरक्षण की विधियाँ हैं तो आपको बताना है कौन कौन सी विधियाँ हैं? वृक्षारोपण, पट्टीदार कृषि, वेदीकारक एवं फसल चक्रीकरण। उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला है जर्मनी ने पहला पर्यावरण हितैषी लेबल दिया था 1978 में, 1979 में, 1980 में, कभी नहीं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी ए यानी कि 1978 में। अगला है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर विश्व भर के देशों का पहला सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था और कब हुआ था ये बताना है आपको। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का विश्व भर के देशों का पहला सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑप्शन है 5 जून 1972 स्टॉकहोम में, 5 जून 1972 बर्लिन में, 5 जून 1972 दिल्ली में, 5 जून 1972 पेरिस में। आपका ये कंफर्म हो गया 5 जून 1972 में जो है सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? 1974, 1975, 1972, 1980। आंसर हो जाएगा ए 1974।
1974 में। ठीक है, लगता है मैंने जल्दी ही वीडियो समाप्त कर दी है क्योंकि ये स्पीड में ज़्यादा करा दिया है। ठीक है, पढ़िएगा, दोबारा से रिपीट मारिएगा, कोई बात नहीं वीडियो को। ठीक है, आराम से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। भारत सरकार द्वारा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? जो आप पहले कर चुके हैं। क्या है? 1981, 1972, 1986, 1980। ठीक है, हाँ तो बताइए। आंसर है 1981। और आप कहेंगे सर आपने पहले ही पूछा था। वो जल था, जल अधिनियम था। क्या था? जल अधिनियम। वो 1974 है, वायु अधिनियम 1981 है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1980 में, 1982, 1985, 1990। बताइए कब पारित किया गया? यहाँ पर 1980 में जो है वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, ये मिलते जुलते क्वेश्चन है, इनको ध्यान रखिएगा। ऐसे याद करना, 1976 में आपका जल हुआ था, जल प्रदूषण अधिनियम, और 1980 में क्या हुआ था? वन संरक्षण अधिनियम, और 1981 में क्या हुआ था? वायु प्रदूषण अधिनियम। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला है, कक्षा में प्रतिभाशाली खेलों के आयोजन के लाभ हैं। छात्रों में रुचि, क्रियाशीलता का विकास होता है, सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, प्रकृति की वास्तविक घटनाओं से साक्षात्कार होता है। उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला है पर्यावरण जन, यानी कि आखिरी है पर्यावरण जन जागृति कार्यक्रम है। पारिस्थितिकी विकास शिविर, व्याख्यान श्रृंखला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, फिल्म प्रदर्शन, दार्शनिक आदि। उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। यानी कि आपके 550 यानी कि 550 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ठीक है, तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।